Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are doing well for your SSB preparation. Today in this video I'll be discussing about LPG reforms. देखिए LPG क्या है, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स हुए थे हमारे यहाँ इन द ईयर 1991. तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मतलब क्यों इन रिफॉर्म्स की जरूरत लगी हमारे यहाँ, ऐसी क्या सिचुएशंस बन गई थी जिसकी वजह से हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े. देखो अगर हम हमारे इंडिपेंडेंस की बात करें तो देखो 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है. उसके पहले हम किसके अंडर में रहते, कॉलोनियल रूल में रहते, ब्रिटिश के अंडर में रहते. तो उस टाइम जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो वो कुछ भी कदम लेने से पहले क्या करते, चुन के मतलब सोच समझ के कोई भी कदम लेते थे. तो उस टाइम पे ऐसा था कि कोई भी फॉरेन कंपनी जो थी उसके ऊपर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल रूल था वो किस वजह से हुआ था. एक फॉरेन कंपनी आई थी हमारे यहाँ, ट्रेड करने के लिए आई थी और हमारे यहाँ रूल करके चली गई. तो हमें डर था कि ऐसा वापस से ना हो कि कोई फॉरेन कंपनी आए हमारे यहाँ और हमारे यहाँ रूल करके चले जाए, मतलब वो इतनी बड़ी बन जाए कि हमारे यहाँ रूल करके चले जाए. तो इसलिए हमारे यहाँ फॉरेन कंपनी को ज़्यादा हम क्या करते थे, मतलब ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नहीं करते थे. ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस करते थे कि इंटरनली ही हमारे देश के अंदर ही क्या रहे, कंपनियां जो रहे हमारी ही रहे. लेकिन जब देश आज़ाद होता है उस टाइम में हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, मतलब मनी जो रहती है इतनी ज़्यादा लोगों के पास नहीं रहती है. तो जो प्राइवेट कंपनीज जो रहती है वो भी ज़्यादा नहीं रहती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं रहती है. तो जो मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वो कौन ओन करते हैं, गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज रहती है. इवन उसके बाद लाइसेंस की जो हमारे यहाँ प्रोसेस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती थी. लाइसेंस मिलता नहीं था कंपनी को इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए. इवन तो मोस्टली क्या था उस टाइम पे, एक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, बैंक्स थी, सारी चीज़ें कहीं में थी, पब्लिक के उसमें थी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में थी. इवन लाइसेंस नहीं मिलता था, सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर में आती थी. उसके बाद अगर आप दूसरी चीज़ें भी देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट था नहीं हमारे यहाँ, और जो लाइसेंस नहीं मिलता था इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स थे हमारे यहाँ. तो हम देखेंगे कि और फिर देखो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जब आगे टाइम जाता है तो 1985 के बाद जो ये सिचुएशन रहती है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है. क्योंकि पहले तो क्या था, हमारा रशिया के साथ जो था काफ़ी अच्छा रिलेशन था, लेकिन आफ्टर 1985 रशिया की ऐसी कंडीशन बनने लग जाती है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. इससे पहले यूएसएसआर था, फिर वो 15 देशों में अलग अलग क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो उसके साथ हमारे रिलेशन जो रहते हैं उस टाइम पे थोड़े कम हो जाते हैं. इवन उसी टाइम पे क्या होता है, इराक में वॉर हो जाती है, मतलब जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया था वहाँ पे क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है. तो उससे वहाँ से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते थे तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. और हमारे देश में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों तक का इंपोर्ट करने का पैसा बचता है, मतलब उसके अलावा हमारे पास पैसा नहीं था. अगर 3 हफ्ते हो गए तो उसके बाद हमारे यहाँ बैंकक्रप्ट हो जाएगा, मतलब इंडिया, इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है. फिर उसी टाइम पे मतलब 1991 के टाइम पे आईएमएफ के पास हमारी जो गवर्नमेंट रहती है, आरबीआई के गवर्नर जो रहते, लोन लेने जाते हैं तो आईएमएफ मना कर देता है उनको, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकली स्टेबिलिटी रहती है वो भी खत्म हो जाती है, हमारे यहाँ की सरकार उस टाइम पे गिर जाती है. तो फिर हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, मतलब जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें वापस से मतलब सोचते पहले कि गवर्नमेंट को स्टेबल बनाए, उसके बाद क्या करें हम, उसके बाद हम लोन लेंगे. जब स्टेबल बनाने जाते हैं तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट बनने ही वाली रहती है और उसी टाइम पे उनका असैसिनेशन हो जाता है. फिर बनती है 1991 के टाइम पे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट. 1991 के टाइम पे फिर कोएलिशन से बनती है नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट. फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं किसको, मनमोहन सिंह जी को, जो कि ऑलरेडी एक्स आरबीआई गवर्नर भी रह चुके थे और एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके थे. तो इसलिए फिर उनको बनाया जाता है और हमारा यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर. तो फिर वो रिफॉर्म करते हैं, उसमें आता है हमारा एलपीजी रिफॉर्म. मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी. देखो एक तो बीओपी क्राइसिस आ गया था. बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब हमारे पास पैसा ही नहीं था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को इंपोर्ट कर पाए. पैसे हमारे पास बहुत कम हो गए थे, हमारे यहाँ मतलब वॉर हो गई थी तो चीज़ों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. इसके बाद हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या था, पब्लिक चीज़ें, मतलब हम प्राइवेटाइजेशन पे भरोसा नहीं करते थे, मतलब प्राइवेट लोगों के पास इतना पैसा नहीं था. मोस्टली जो चीज़ें थी वो किसके अंडर में थी, गवर्नमेंट के अंडर में थी, पीएसयूज थे. और लिबरलाइजेशन नहीं था हमारे यहाँ, मतलब लाइसेंस का जो सिस्टम था काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ था कि इंडस्ट्रीज बन नहीं पाती थी. और हमारा जो काम चलता था वो कैसे चलता था, सारा इंटरनल,
मतलब हमारे देश के अंदर ही ट्रेड वगैरह चलता था, बाहर पे हम दूसरे देशों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। तो फिर जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, देखो मनमोहन सिंह जी क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारी कंट्री को क्या करते हैं, डिवैल्यूएशन, मतलब हमारी कंट्री की जो करेंसी रहती है उसको करते हैं डिवैल्यूएट। मतलब उसमें क्या होता है, हमारी कंट्री की करेंसी का जो मतलब दूसरी कंट्री मतलब फॉरेन करेंसी जो हो गई, जैसे डॉलर हो गया, उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, मतलब डिवैल्यू कर देते हैं, है ना। और बताऊंगी, चल पहले देख लेते हैं हम। पहले हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी थी, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब दोनों की मिक्स, कैपिटलिज्म भी था सोशलिज्म भी था। फिर जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है 1991 में, तो उससे हमारे क्या होते हैं, डेट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब कर्ज हो जाता है हमारे ऊपर। एंड डिक्लाइनिंग फॉरेन रिजर्व पूरी तरीके से कम होने लग जाता है, मतलब खत्म होने की कगार पर आ जाता है। प्रम्प्टेड अ पाइवटल शिफ्ट, तो इस वजह से हमारे गवर्नमेंट क्या लेती है, शिफ्ट लेती है। और फिर आता है हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जैसे हमारे यहाँ मतलब नया डेवलपमेंट करने के लिए, नई ट्रेजेक्ट्री के लिए ये बहुत जरूरी रहता है। और ये जो रिफॉर्म हुआ था ना एलपीजी, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ हमारे देश में, मतलब इतनी कम मतलब गिरने वाली इकोनॉमी थी और अभी हम क्या है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। कई की वजह से ये एलपीजी रिफॉर्म जो हुए, इनकी वजह से, मतलब इसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब इस इंसान ने, मनमोहन सिंह जी ने जो उस टाइम पे डिसीजन लिया था एलपीजी का, और जो भी इनिशिएटिव्स लिए थे, उन्होंने बजट पास किया था, उसमें कई सारी चीज़ें बदली थी। इवन हमारी कंट्री की मतलब जो रूपी था उसको डिवैल्यूएट किया था। तो उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था, देखो अभी 1-2 पैसे पे डिवैल्यूएट होती है ना करेंसी, काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है। उन्होंने 20% क्या किया था उस टाइम पे, डिवैल्यूएट किया था, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ, उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में इंक्रीज हुआ। तो यही था एलपीजी। अगर हम और देखेंगे इसमें, देखो अगर हम प्रायर 1991 के पहले अगर आप देखिए तो क्या था, हमारा प्रोडक्शन मोस्टली नेशनल विथ ग्लोबल ट्रेड सेंटर्ड ऑन रॉ मटेरियल, फूड एंड फिनिश्ड गुड। देखो पहले क्या था कि हम क्या करते थे, अगर ट्रेड भी करते थे कॉलोनियल रूल के टाइम पर, अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या करते थे, इंपोर्ट करते। जैसे हमारे यहाँ कॉटन होता था, तो कॉटन को हम क्या करते थे, देते थे, मतलब बाहर वाले देशों में रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे और उनसे क्या लेते थे वापस, फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब जो भी कपड़े वो बना रहे हैं उनको हम क्या करते थे, वापस लेते थे उनसे, तो उनका फायदा होता था। गवर्नमेंट फंड जो होता था मोस्टली काहे से जनरेट होता था, टैक्स से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से एंड बोरोइंग से, मतलब जो भी हम उधार लेते हैं, इन चीज़ों से हमारा मतलब फंड जो है वो जनरेट होता था। हमारा इतना कम रेवेन्यू था, फिर भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करी, अनएम्प्लॉयमेंट पे, पॉवर्टी खत्म करने पे, पॉपुलेशन इश्यूज पे। बट ये सारे प्रोग्राम जो थे, इनसे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि इंडिया काहे पे बिलीव करना चाहिए, सिर्फ इंटरनल मार्केट पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉरेन कंपनी से तो भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका था। एंड नॉट एक्सटर्नल ट्रेड पे भरोसा नहीं करते थे। पीएसयू जो थे उनको क्या समझा जाता था, हमारा पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वही क्या है, ग्रोथ करवाएंगी। इसीलिए हमारा रेस्ट्रिक्शन था दूसरी एमएनसीज पे, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज पे, एफडीआईज पे, इन सब पे क्या था, पहले रेस्ट्रिक्शन था। उसके अलावा देखो इन्फ्लेशन रेट, देखो उसके पहले कंडीशन क्या हुई थी कि हमारा इन्फ्लेशन जो था 6.7 से 16.7, मतलब इतना ज़्यादा 10% क्या हो गया था, बढ़ गया था। इंडिया की पोजीशन बेड से भी क्या हो गई थी, वर्स हो गई थी, मतलब बहुत बेकार कंडीशन हो गई थी हमारे यहाँ। फिजिकल डेफिसिट जो होता है, मतलब हमारा घाटा बढ़ गया था कंट्री का। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट का जो कर्जा रहता है वो बढ़ गया था, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा थे, 36.4% जो है ये क्या है, मतलब इतना ज़्यादा क्या हो गया था, बढ़ गया था। देयर वॉज एन इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या हो गया था, मतलब क्राइसिस हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि मतलब हमारा जो इंपोर्ट कितना है किसी देश के साथ, एक्सपोर्ट कितना है, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितना होता है। इस टाइम पे मतलब क्राइसिस ऐसा हो गया था कि हमारे पास पैसा बचा ही नहीं था कि हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करें, मतलब आगे आने वाले टाइम पे 2-3 हफ्तों तक का था, उसका पैसा था ही नहीं। तो इसको क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन लोन लेने की जरूरत पड़ी, मतलब गवर्नमेंट हैड टू ऑब्टेन मेनी फॉरेन लोन्स। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। पुअर परफॉर्मेंस था, हमारे पीएसयू जो थे मोस्टली क्या थे, पीएसयू थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था। आउटब्रेक ऑफ इराक वॉर हो गई थी, उसकी वजह से हमारे पेट्रोल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो था पूरी तरीके से मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन होने की, मतलब बिल्कुल खत्म होने की उस पर आ गया था तगार पे। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से हमें काय की रिक्वायरमेंट लगी, एलपीजी रिफॉर्म्स की।
जो कि 1991 के टाइम पे लिए गए, तो उसमें कोर थीम क्या थी, लिबरलाइजेशन। मतलब ये एक तरीके की डायरेक्शन थी कि हमें रिफॉर्म्स करने के लिए जो डायरेक्शन रिक्वायर्ड थी वो क्या थी, लिबरलाइजेशन। मतलब इसने लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवा दिए थे। अब प्राइवेटाइजेशन क्या था, ये रास्ता था। देखो इसने लाइसेंस दिए, तभी प्राइवेट वाले लोगों ने क्या करा, इंडस्ट्रीज बनाना स्टार्ट किया, चीज़ें बनानी स्टार्ट करी। और जब ये चीज़ें बढ़ी तो उसका अल्टीमेट एम जो था वो क्या था, ग्लोबलाइजेशन। अगर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, ये होगा, तो उससे हमारा जो ट्रेड है वो किसके साथ होगा, दूसरे देशों के साथ होगा। हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा। मतलब ये 3 चीज़ जो थे, ये है हमारा LPG। अगर हम पर्टिकुलर देखें लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हट जाए, ग्रांटिंग बिजनेस फ्रीडम इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिसीजन। मतलब पर्टिकुलर बिजनेस को फ्रीडम रहे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें कर पाए। गवर्नमेंट का जो अभी रेस्ट्रिक्शन है उसको हमने हटाने की बात करी थी बस। कॉम्प्रहेंसिव इम्पैक्ट मतलब पॉलिसीज जो है हर चीज़ में लगेगी। देखो इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो, ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट से, इन सब चीज़ों में क्या हो गई थी, गवर्नमेंट लिबरल हो गई थी। मतलब ज़्यादा हर चीज़ में गवर्नमेंट नहीं थी, मतलब लिबरल हो गई थी। ठीक है, आपको आज़ादी है, आपको जिस तरीके से करना है वैसे करो। लाइसेंस प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दिया था। डीरेगुलेशन, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो 1991 के पहले क्या था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में। प्राइवेट सेक्टर बहुत लिमिटेड था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिजर्वेशंस था। कंट्रोल ऑन प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल था। फिर आफ्टर 1991 क्या होता है कि लाइसेंस मिल जाता है। और पहले देखो मतलब ऐसा था कि कुछ चीज़ों में लाइसेंस दिया जाता था, लेकिन बाद में ऐसा कर दे कुछ चीज़ों को छोड़ के सब चीज़ों में, मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जैसे कि अल्कोहल हो गया, हजार्डस केमिकल्स हो गया, इनमें गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी, बाकी हर चीज़ में अलाउ है लाइसेंस आपके लिए। फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखो, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या हो गया कि RBI का काम जो था रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गई। मतलब पहले सिर्फ रेगुलेट करती थी कि हाँ ऐसा करना है, वैसा करना है, इतना है, वो है, बातें करना। अब फैसिलिटेटर मतलब RBI खुद लोन प्रोवाइड करेगी कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस तो RBI उसकी हेल्प करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। तो RBI का रोल ऐसा हो गया था ताकि फाइनेंशियल सेक्टर जो है उनकी ऑटोनॉमी बढ़ जाए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक वगैरह बनने लग गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 74% तक हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, इसीलिए हमारे कंट्री को क्या करवा दिया जाता है, डिवैल्यूएट करवा दिया, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, ताकि क्राइसिस जो है खत्म हो जाए। और हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज जो है मतलब इंपोर्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि देखो हमारी अगर करेंसी की प्राइस कम हो जाती है तो लोग हमारे यहाँ से मतलब कोशिश करेंगे, हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ेगा, हमारे यहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा चीज़ों का। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स की अगर हम बात करें तो दोनों हमारे इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स जो था, इंडिविजुअल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स जो है उसको कम कर दिया, क्योंकि लोग अगर टैक्स कम देंगे तो उससे क्या होगा, उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, सेविंग ज़्यादा रहेगी, सेविंग ज़्यादा रहेगी तो दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग, वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर। तो उससे क्या होगा कि उनके पास अगर पैसा रहेगा तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो मार्केट में मनी का क्या होगा, फ्लो होगा, मनी सप्लाई होगा। इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम देखें तो इसका एस्टेब्लिश था कि कॉमन नेशनल मार्केट बनाया जाए सारी गुड्स और सर्विसेज के लिए, सारी गुड्स कमोडिटीज के लिए एक मार्केट बनाया जाए। तो इसके लिए भी बाद में देखो 2016 में GST हमारे यहाँ एक्ट आता है, इसे हम एक टैक्स बना देते हैं, मतलब पर्टिकुलर सारे टैक्स को हटा के एक सिंप्लीफाई कर देते टैक्स का सिस्टम। उसके बाद अगर हम प्राइवेटाइजेशन देखें, प्राइवेटाइजेशन देखो पहले क्या था हमारे यहाँ, मतलब अब क्या हो गया कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी क्या कर सकता है, किसी चीज़ को बना सकता है, मतलब प्राइवेट पर्सन भी किसी चीज़ को ओन कर सकता है, मतलब उसके पास 51% या उससे ज़्यादा क्या होगी, किसी चीज़ की ओनरशिप हो सकती है किसी इंडस्ट्रीज की। ट्रांजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ओनरशिप से किसको, प्राइवेट ओनरशिप पे होना किसी भी एंटरप्राइजेस का। इससे 2 प्राइमरी तरीके इसका, एक तो क्या गवर्नमेंट खुद अपनी मर्जी से किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी का क्या दे दे, ओनरशिप दे दे, या फिर आउटराइट सेल ऑफ सच कंपनी, मतलब पूरी तरीके से उसका मतलब या तो कुछ पार्ट उसको दे दे या फिर पूरी तरीके से वो कंपनी क्या कर दे, उसको दे दे, किसको, प्राइवेट पर्सन को। इससे क्या बेनिफिट होगा कि देखो FDI इसमें बढ़ेगा। देखो प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो उससे क्या बढ़ेगा, प्राइवेट पर्सन अगर ओन करेगा तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। PSU की एफिशिएंसी बढ़ाना था, मैनेजरियल इकोनॉमी। देखो
ये जो PSUs थे अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, मतलब वो बताते थे कि किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से ऑन करना है, क्या लॉज होंगे, क्या पॉलिसीज होगी। अब उनको दे दी थी मैनेजरियल ऑटोनॉमी, मतलब आपके हाथ में ही, एक बार किसी को PSU दे दिया, अब वो जिस तरीके से उसे चलाना चाहे। तो पर्सन क्या करेगा, प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच से अगर कोई काम करते हैं तो चीज़ें हमेशा क्या होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी से करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करते हैं। मैं अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस इकोनॉमी विथ ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब हमारी इकोनॉमी का ग्लोबल की, मतलब ग्लोब की सारी इकोनॉमी से क्या हो, इंटीग्रेशन हो। इससे हमारा इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा और इंटीग्रेशन बढ़ेगा। इसका अल्टीमेट एम क्या है, LPG रिफॉर्म्स, मतलब LPG रिफॉर्म्स का अल्टीमेट एम क्या है, ग्लोबलाइजेशन। मतलब हमने ये जो लिबरलाइजेशन दिया, प्राइवेटाइजेशन दिया, इसका एम यही था कि अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा। फ्री एंट्री थी हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की। देखो पॉजिटिव आउटकम्स क्या रहे LPG रिफॉर्म के, मतलब LPG हमने किया तो उसमें क्या आउटकम्स रहा। एक तो इंडिया की GDP ग्रोथ बढ़ने लग गई, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फ्लो हो गया FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कंपनीज आई तो हमारे यहाँ जॉब क्रिएट हुई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। पर कैपिटा इनकम, देखो पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, हमारे चीज़ें बनी, इंडस्ट्रीज बनी, तो हमने प्रोडक्ट बना के क्या करना स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो ये रिजल्ट रहा LPG का। अगर आप देखें तो इंडिया ने काफ़ी राइज देखा है उसकी GDP ग्रोथ में, 5.6 जो था पहले 91 के टाइम पे, वही 8.2% बढ़ गया था 2007-12 के बाद में। मोस्टली कैसे हो रहा था, ये सर्विस सेक्टर से ड्रिवन हो रहा था। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो इसका क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था इसकी ग्रोथ में। वहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखाया था। एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें जैसे ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, ये जो है इन सब का क्या हो गया था, 1991 के बाद में एक्सपोर्ट बढ़ गया था। अगर आप देखें तो इंडिया का शिफ्ट जो था मिक्स्ड इकोनॉमी से, मतलब हमने जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम गए थे आफ्टर 1991, उसने दोनों चीज़ें क्रिएट की थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी और चैलेंजेस भी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दूसरे के साथ जुड़ना एक तरीके से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, फिर हमारा जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस हो गया, एक तरीके का चैलेंज है ये। इसका एम क्या था कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और इंटीग्रेट करना है इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से। अर्बन कंज्यूमर जो थे और सर्टेन सेक्टर जैसे IT हो गया, इन सबको तो क्या हो गया था, काफ़ी बेनिफिट मिला था। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें और या फिर स्मॉल प्रोडक्ट की बात करें तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब हर्डल्स थे उनके साथ। वहीं मतलब ये चैप्टर हमें बताता है कि हमें काय की ज़रूरत है, बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है कि हम फेयर ग्लोबलाइजेशन ला सके, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ लेस प्रिविलेज वाइल फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनका भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उनके ऊपर भी हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो इस तरीके से हमने देखा LPG रिफॉर्म क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, मतलब उसके पहले हमारी सिचुएशन क्या थी, हम क्यों नहीं पहले चाहते थे कि ग्लोबलाइजेशन हो, और उसको आने के बाद अभी आप देख सकते हो कितने सारे रिफॉर्म्स हुए। अभी हमारी इंडिया क्या बन गई है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, क्योंकि हमने इन चीज़ों पे फोकस किया। और अभी तो कोई ग्लोबलाइजेशन मतलब इतना ज़्यादा है कि हम हर देश से जुड़े हुए हैं, किसी देश में भी कुछ होता है तो इम्पेक्ट काय पे करता है, हमारे देश पे करता है। तो यही सब था LPG रिफॉर्म्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।